हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्लम्प सेल का फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन। कि स्लम्प सेल लास्ट वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके इसको रेफ़र कर सकते हैं। स्लम्प सेल का इंट्रोडक्शन समझेगा तभी आपको इसका फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन समझेगा, अदरवाइज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप उसको गो थ्रू करो, कुछ लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो फॉर्मेट क्या था, लास्ट टाइम बताया था। फॉर्मेट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट विदाउट नो इंडेक्सेशन, नेटवर्थ जिसको बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन आएगा। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब आपका सेल प्राइस, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आपका कॉस्ट, जब सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको गेन्स मिल जाएगा। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है? तो स्लम्प सेल का मतलब होता है कि आप पूरा बिजनेस उठा के बेच रहे हो, पूरा बिजनेस आप उठा के बेच रहे हो। आ रही बात समझ में? जब आप पूरा बिजनेस उठा के बेचोगे तो उसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? जैसे आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो, पूरा बिजनेस फुल। अब बिजनेस खरीदेंगे तो 2 मेथड होते हैं, अगर आपने अमालगमेशन देखा होगा। एक होता है नेट पेमेंट मेथड, बराबर है, नेट पेमेंट मेथड, और एक होता है नेट एसेट मेथड। आई बात समझ में? तो दोनों तरीके से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट ने भी यही बोला है कि जब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लोगे स्लम्प सेल में तो देखो कि पेमेंट कितना मिल रहा है और आपको नेट एसेट कितने मिल रहे हैं, और दोनों में कंपैरिजन करो, जो हायर रहेगा दैट इज द सेल प्राइस। आई बात समझ में? अगर आपने बिजनेस बेचा तो बेचा, समझो आपने एक लमसम अमाउंट पे बेचा 100 करोड़ में, ठीक है, और आप उसका एसेट भी निकाल के देखो, नेट एसेट, कि उसकी आज नेट एसेट कितने हैं। तो अगर वो 120 करोड़ के हुए तो दोनों में से हायर कौन सा है? 120 करोड़। तो 120 करोड़ आपका सेल्स बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। आई बात समझ में? ये क्यों किया गया ऐसा? तो गवर्नमेंट ने इसलिए किया, हो सकता है कि बिजनेस का वैल्यू, एसेट उसके पास एसेट ज़्यादा हो, 100 करोड़ के एसेट हो, लेकिन आप लमसम पेमेंट में क्या 80 करोड़ में दे के भाग रहे हो, तो 80 करोड़ में देखेंगे तो गवर्नमेंट को लॉस होगा ना। तो इसलिए बोला गया है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेंगे तो पेमेंट देखो और उसका एसेट्स का वैल्यू देखो, नेट एसेट का। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बोला है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज नथिंग बट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जब स्लम्प सेल किया तो वो डेट पर आपका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था एसेट का, वो देखो। और डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है नेटवर्थ, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो एज पर रूल 11 UAE स्टेप 1 क्या होता है? A + B + C + D - L। तो इसको कैसे करने का? जितने भी एसेट है, ये आपके सब एसेट है, A B C D ये एसेट है, वो एसेट में से आपको L माइनस करना है। L मतलब लायबिलिटी माइनस करनी है, तब जाके आपको नेट एसेट मिलेगा। तो एसेट में कौन कौन से एसेट? तो सबका बुक वैल्यू लेने का, एक्सेप्ट ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स पेड आफ्टर, ये सब नहीं लेने का। तो इसका ये मतलब है कि सब वैल्यू को आपके बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया है वो लो, इनको मत लो। अब बोलेंगे सर ये ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्यों नहीं लेने का? इनको बुक वैल्यू को इसलिए नहीं लेने का। अब एग्जांपल बताता हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ का खरीदा था, तो बुक प्रॉफिट का, बुक वैल्यू का मतलब है 1 करोड़ दिखा रहा होगा, लेकिन अभी उसका वैल्यू 10 करोड़ हो गया। इसीलिए बोला गया है कि ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, इनका वैल्यू आपको बुक वैल्यू नहीं लेना है। इनका वैल्यू कैसे लेना है? तो वो नेक्स्ट दिया है, ओपन मार्केट वैल्यू लेना है, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, इसका। आई बात समझ में? क्योंकि ओपन मार्केट में इनका वैल्यू ज़्यादा होता है। फिर आगे देखो दिया गया फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, जैसे शेयर्स एंड सिक्योरिटी है, वही ओपन मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू लेने का। क्यों? क्योंकि शेयर्स आपने हो सकता है 10 रुपये में खरीदा हो, अभी उसका वैल्यू 100 रुपया हो, इसीलिए इनका फेयर मार्केट वैल्यू देखने का। फिर लास्ट वन D कैसा है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी 1 करोड़ का खरीदा था, अब हो सकता है 10 करोड़ का हो, तो गवर्नमेंट के हिसाब से उसका वैल्यू क्या है वो लेने का। अब इसको याद कैसे रखने का? एकदम सिंपल सा है। बुक ओपन करो, देखो यहाँ पे बुक ओपन करो और फेयर स्टैम्प ड्यूटी पे कर दो, याद आ जाएगा। बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, स्टैम्प ड्यूटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बुक ओपन करो और फेयर वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पे कर दो, इस तरीके से याद रखना है। और आखिर में जो आता है आपका लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में सब लायबिलिटी लेने का। और कौन सा लायबिलिटी?
जो बुक वैल्यू है, लेकिन उसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड के लिए पैसा साइड में रखा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रोविजन फॉर टैक्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये सबको नहीं लेने का। अब बोलेंगे सर ये क्यों नहीं लेने का? अरे ये तो ओनर लोग हैं ना, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी हुई तो हुई, नहीं तो नहीं हुई, इनको नहीं लेने का। बाकी सब लायबिलिटी कंपलसरी आएगी ना, क्योंकि आप बिजनेस परचेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिजनेस परचेज कर रहे हो तो आपको आउटसाइड जो लायबिलिटी उसको पे करना कंपलसरी हो जाएगा। तो इसीलिए सब एसेट का वैल्यू लेने का, लेकिन कौन सा? बुक ओपन करके फेयर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भर दो। तो बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट, मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, फेयर मार्केट वैल्यू, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, और ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एसडीवी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो आप जब ये A प्लस बी प्लस सी माइनस डी करेंगे तो आपको एक फेयर मार्केट वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग 1 बोलते हैं या A बोलते हैं। अब इसका दूसरा लेंगे। दूसरा क्या पार्ट है? दूसरा पार्ट है एज पर स्टेप 2 A प्लस बी। इसमें क्या होगा? जो भी आपको मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रहा है, पैसा जो भी मिल रहा है या नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रहा है, वैल्यू ऑफ इमूवेबल, सब उन सबको टोटल करो। कभी कभी क्या होता है, आप इंडिविजुअल लेवल पे करते हो। इंडिविजुअल लेवल पे मतलब एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हो, और एक चीज़ होता है लमसम। तो ये लमसम जितना भी पैसा मॉनेटरी में मिला, नॉन मॉनेटरी में मिला, ऐड करो तो आपको स्टेप 2 मिलेगा। फिर स्टेप 1 को और 2 को जो भी हायर रहेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये आपका सेल वैल्यू बन जाएगा। अब ये सेल वैल्यू के अंदर अगर आपको याद रहेगा, ये फॉर्मेट बताया था, ये आपको सेल्स मिल गया, ये वाला पार्ट मिल गया। अब इसमें से कॉस्ट माइनस करो तो कैपिटल गेन मिलेगा, और कॉस्ट का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ। अब बोलेंगे सर नेटवर्थ क्यों ले रहे हैं? अरे बच्चा, नेटवर्थ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप पूरा एंटायर बिजनेस बेच रहे हो, तो एंटायर बिजनेस का नेटवर्थ जो होगा वही तो माइनस करोगे ना, तो इसलिए नेटवर्थ माइनस करने का। आ रही बात समझ में? तो नेटवर्थ कैसे निकलेगा? तो नेटवर्थ का आपने टोटल किया होगा, नेट टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो, लेकिन एसेट में कैसा होगा? आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी और लायबिलिटी में कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। लायबिलिटी तो सिंपल है, एसेट में कैसा? अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू लो, जो कि रहता है बैलेंस शीट में से मिल जाता है। फिर गुडविल है तो उसका 0 लो, क्योंकि क्यों 0 लो? अरे गुडविल का तो वैल्यू ही नहीं होता है। गुडविल मतलब रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब प्रॉफिट जनरेट हुआ रहेगा, और प्रॉफिट जनरेट हुआ ही नहीं है क्योंकि आप स्लम सेल कर रहे हो। स्लम सेल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी कंडीशन खराब थी भाई, कंडीशन खराब थी, तो आपका गुडविल कैसे हो सकता है? तो इसलिए उसको 0 लेने का। आई बात समझ में? फिर ऐसा कोई कैपिटल एसेट जिसको 35 AD में आपने पूरा का पूरा यूज़ कर लिया, तो उसका 0 वैल्यू लेना, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपको माइनस करने पहले ही मिल जाता है। इसका भी अलग से सेक्शन का वीडियो बनेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंड लास्ट वन, अदर एसेट को बुक वैल्यू पे ले लेने का, तो आपको मिलेगा टोटल एसेट। टोटल एसेट में से लायबिलिटी माइनस करना है तो आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। और इसमें याद रखना, रीवैल्यूएशन इफेक्ट नहीं पास करने का। रीवैल्यूएशन मतलब 100 रुपये का चीज़ था, रीवैल्यूएशन करके 130 रुपया हुआ, तो ये 30 रुपया नहीं लिखने का, सिर्फ 100 रुपया दिखाने का। आई बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से नेटवर्थ मिलता है। अब जैसे ही आपको नेटवर्थ मिला तो आप क्या करोगे? ये आया ना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसके अंदर से नेटवर्थ माइनस करो, तो शॉर्ट टर्म नहीं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा। एक बार देख लेते हैं वापस से। तो ये आपका फॉर्मेट था, ये देखो। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अभी देखा, उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया जो कि नेटवर्थ आया था, तो आपको मिला शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आ रही है बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से निकलता है। तो ये हो गया स्लम सेल का फॉर्मेट। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन दिया था, इस वीडियो में हम लोग ने फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और इसका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर लेंगे। आई बात समझ में? यस और नो? तो गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।